शहजाद, क्या अब वक्फ के बाद एक तरफ वक्फ को कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि यह संविधान विरोधी है, लेकिन संविधान का हवाला देते हुए क्या अब सरकार यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने की तरफ अपने पांव रख रही है? शहजाद, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड या संविधान सिविल कोड आज जिनका हम जन जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं आम्बेडकर जी ने, नेहरू जी ने और संविधान के निर्माताओं ने डाला। उसके बाद इस पर मुहर के.एम. मुंशी ने, ए.के. अय्यर जैसे कांग्रेस के स्टॉलवर्ट्स ने किया। इसके बाद जब कांग्रेस गोवा की सरकार चला रही थी, तब पहली बार गोवा में यूसीसी लागू किया गया। इस देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। इसका मतलब यह है कि अतुल लोंडे पाटिल अगर चोरी करते हुए पकड़ा गया और हाफिज अंसारी पकड़ा गया, तो दोनों, अतुल और हाफिज, दोनों को समान पनिशमेंट मिलेगा। हाफिज के हाथ काटे जाएंगे और अतुल को जेल भेजा जाएगा। ऐसी व्यवस्था ना नेहरू जी ने, ना उस समय की कांग्रेस की सरकारों ने रखी। और शरीयत तो क्रिमिनल लॉ में भी अप्लाई होता है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के स्वर्गीय पिताजी ने इसकी वकालत की थी। दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की 15 टिप्पणियां हैं और 15 ऑब्जर्वेशन है कि इसको लाना चाहिए, लागू करना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि जो संविधान के साथ है वो यूसीसी के साथ ही होगा। परंतु शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक जब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए बात की, तो किसने कट्टरपंथियों की एक प्रकार से, वो मैं कह सकता हूं कि जेब पकड़कर उसका विरोध किया? आज हम देख रहे हैं। आज भी देखिए, वक्फ के कानून की बात करते हैं तो इसमें ट्राइबल्स के लैंड को प्रोटेक्ट किया गया है। कहा गया है कि 5th और 6th शेड्यूल पर वक्फ बोर्ड डाका नहीं डाल सकता। पर इसका विरोध कौन कर रहा है? आज भी हम देख सकते हैं। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि घोर रूप से कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी है। आपके शो पे आने से पहले अभी आप देख लीजिए केटीआर जी का भी ट्वीट और मेरा भी ट्वीट। हम दोनों ने ट्वीट करके दिखाया है कि आज एक आंबेडकर के समर्थक ने केवल एक बैनर लगाने के लिए तेलंगाना में प्रयास किया, तो तेलंगाना की रेवांत रेड्डी की पुलिस, जो युवाओं को तो पीटती है जब वो फॉरेस्ट बचाने जाते हैं, उसके कपड़े नोच के फाड़ के उसको नग्न करके उसको पीटा। और हमने देखा है कि हाफिज अंसारी ने बोला है, मेरे दिल में शरिया है, मैं तो शरिया को संविधान के ऊपर रखता हूं। क्या उसने शरिया पे शपथ ली थी क्या? और आज देखिए ना, बंगाल में संविधान तार तार हो रहा है, हिंदुओं पर हमला हो रहा है। यह कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षक बनने का दावा करती है, एकदम चुप। ये इसलिए क्योंकि उस समय पर भी नेहरू जी हेटेड आंबेडकर। उनको 2 बार आपने देखा चुनाव हराया। दत्तोपंत ठेंगाड़ी जी जो जब उनके आरएसएस के थे, वो उनके इलेक्शन एजेंट थे। फिर उनको किस प्रकार से अपमानित करके कैबिनेट से निकले वो, तब उनको अपनी बात नहीं रखने दी। नेहरू जी ने अमृत कौर को लेटर में लिखा कि ये आंबेडकर जो है ना, ये ब्रिटिश का एजेंट है। कम्युनिस्ट ने लिखा कि वो इंपीरियलिस्ट है और वो प्रो ब्रिटिश है। फिर उसके बाद आंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया और बोला कि कांग्रेस को ज्वाइन करना सुसाइडल है। आज भी सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के एकदम मास्टर है, उनके हेड, उनको सारा गाइडेंस देते, वो बोलते ये आंबेडकर का कोई रोल नहीं था, संविधान में सारा रोल नेहरू का ही था। और आंबेडकर जी के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण देना, जो कि आंबेडकर जी इसको नफरत करते थे, वो मुस्लिम आरक्षण कर्नाटका में दिया। और शिव कुमार बोलता है कि मैं तो संविधान बदलकर आंबेडकर जी के मैं मुस्लिमों को आरक्षण दूंगा। 356 90 टाइम लगाया। 370 हटाए जाने का विरोध किया। आंबेडकर जी तो चाहते थे 370 नहीं हो, क्योंकि वहां पर एससी एसटी ओबीसी समाज को कभी आरक्षण नहीं मिला जब तक 370 था। हमने देखा है कि किस प्रकार से तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, एससी एसटी का बजट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया और मुस्लिम आरक्षण कॉन्ट्रैक्ट्स में दिया जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि नेहरू कांग्रेस का जो परिवार है वो हमेशा आंबेडकर विरोधी रहा है। उल्टा नेहरू जी ने तो 1961 में आरक्षण के खिलाफ लिखा था और 1951 में वही थे वो जिन्होंने कास्ट सेंसस रोका था। तो पहले मैं खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, क्या नेहरू तो गलत आंबेडकर जयंती के बहाने इंदिरा ने मंडल का विरोध किया था? इंदिरा जी गलत थी या नहीं थी? संविधान का अपमान कर रहा है। एक बार फिर वही डिबेट एक बार फिर खुलकर सामने आया और यूसीसी की भी बात की जा रही है। अतुल लोंडे पाटिल, मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि दरअसल कौन किस तरीके से इस बारे में अपनी भूमिका रख रहा है, लेकिन उससे पहले अतुल लोंडे पाटिल, जो बात आज कही गई है यूसीसी को लेकर, संविधान के आर्टिकल 44 में, कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए। अलग अलग धर्म के आधार पर अलग अलग कोड्स नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो केस में इसी बात का जिक्र किया हुआ है कि इस तरीके की बात होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस इसका विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देखिए, संविधान की बात करते हैं और जो संविधान में लिखा है उसके विरोध में यहां पर खड़े हो जाते हैं। अतुल लोंडे पाटिल, देखिए, इस देश के सारे कानून शहजाद के लिए भी वैसे और शाम के लिए भी वैसे ही, उनके जैसे मैं उदाहरण दूंगा। यहाँ इस देश में कोई धर्म के आधार पर आरक्षण दे नहीं सकता है। जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी परावर्तित हुए हैं धर्म में,
उन्हें उनके जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है। और चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की असेंबली में कहा कि हमने 52 जातियों को, मुस्लिम 52 जातियों को मेरे ख्याल से अतुल लोंढे पाटिल का कनेक्शन हमसे टूट गया है। एक बार जरा दिखा देते हैं कि जरा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में संविधान को लेकर लड़ाई किस तरीके से चल रही है, वो जरा एक बार दिखा देते हैं। अनुराग भदौरिया भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अभी डिबेट की शुरुआत तो कर ही दी है शहजाद ने, लेकिन उससे पहले बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया। कांग्रेस का उस पर कहना है कि अंबेडकर का संविधान आरएसएस ने जलाया जब संविधान लागू किया गया था। तो बीजेपी कहती है कि अंबेडकर को चुनाव हराने में कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका थी। कांग्रेस कहती है कि अंबेडकर ने खुद लिखा है कि लेफ्ट और सावरकर ने मिलकर अंबेडकर को चुनाव हराया था। बीजेपी कहती है कि संविधान को कुचला इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस की सरकार ने। कांग्रेस कहती है कि संवैधानिक अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी कहती है कि संविधान के खिलाफ वक्फ कानून बनाया गया है। कई धाराएं संविधान की है कि जिसका हनन हो रहा है वक्फ कानून की वजह से, जो सुधार उसमें लाए गए हैं। कांग्रेस कहती है कि नया वक्फ कानून ही संविधान के खिलाफ है। बीजेपी कहती है कि दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के संवैधानिक हक छीनकर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की बात अब कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस कहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण सरकार नहीं दे रही है। जो 50% की सीमा लगाई गई है वो लाने का काम दरअसल पार्लियामेंट को करना चाहिए, केंद्र सरकार को करना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। अनुराग भदौरिया, आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से शहजाद पूनावाला अपोजिशन पर या बीजेपी अपोजिशन पर आरोप लगा रही है कि संविधान छीनने का काम दरअसल अपोजिशन ने किया। क्या कहना है आपका, और यूसीसी का विरोध आपका क्यों है? संविधान में खुद कह रहे हैं कि यूसीसी लागू होना चाहिए। अनुराग भदौरिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सुनने के बाद तो मुझे दुष्यंत की 2 लाइन याद आ गई। ये सोचकर कि दरख्तों में छांव होता है, हम बबूल के साये में आके बैठ गए। जनता ने तो जो सपने उन्होंने दिखाए थे, जनता ने तो सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, कुछ नया करेगी देश के अंदर में। लेकिन संविधान का सबसे बड़ा अपमान तो भारतीय जनता पार्टी करती है। सम्मान कहां करती है? विपक्ष। संविधान में अगर आप लोकतंत्र में देखेंगे तो लोकतंत्र में विपक्ष कितना प्रमुख हिस्सा होता है। वो विपक्ष का ही सम्मान नहीं करते। जिस संविधान में विपक्ष को अधिकार मिला है कि आप विपक्ष अपनी राय देगा, उसकी राय नहीं मानते तो संविधान का सम्मान कहां करते हैं? जहां पे विपक्षों पे, विपक्ष की सरकारों पे या विपक्ष पे लगातार हमला हो तो इसका मतलब संविधान का अपमान कर रहे हैं। जिस लोकतंत्र में जिस संसद में 140 सांसदों को आप पार्लियामेंट से निलंबित करके अगर बिल पास करोगे तो आप संविधान का अपमान कर रहे हो। विपक्ष अगर अपनी राय देता है, आप विपक्ष की राय नहीं मानते हो, आप संविधान का अपमान कर रहे हो। भाई, आपको जिसने चुना उसी को तो उसी जनता ने विपक्ष को भी चुना है ना। तो सबसे बड़ा अपमान तो आप विपक्ष का जब करते हो तभी संविधान का अपमान हो जाता है। दूसरी बात, ये जो बार बार हल्ला मचा रहे थे, अभी जो अपनी बात इन्होंने कही कि हमने ये किया, अरे आरक्षण खत्म करने की बात कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। लेटर भर्ती कौन लेके आए देश के अंदर में? भारतीय जनता पार्टी। जब विपक्ष आवाज उठाता है तो आप उसको वापस लेते हो। आपने जब यहां पे बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को आप विपक्ष को आधिकारिक तौर से अगर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करती है, काली पट्टी बांध के अगर कोई प्रदर्शन करता है तो आप उस पे आप कहते बॉन्ड भरवा लेते हो, फाइन लगा देते हो। माने लोकतांत्रिक तरीके से आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो ये क्या संविधान और लोकतंत्र का अपमान नहीं है? या ये संविधान और लोकतंत्र का अपमान नहीं है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल देते हो और बाद में फिर उसके पास केस चलता है? जब तक आपके पास ठोस प्रूफ नहीं होता है, ठोस बात नहीं होती है, तो फिर बेल कैसे मिल जाती है? सवाल ये है। दूसरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी कब समाज के अंदर में धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? धर्म के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है देश के अंदर में? भारतीय जनता पार्टी। आप राजनीति में धर्म नहीं ला रहे हो, धर्म की राजनीति कर रहे हो, और धर्म की राजनीति करना ही संविधान का अपमान है। आप धर्म की राजनीति क्यों करते हो भाई? आपको विकास की राजनीति करना चाहिए ना। धर्म को करने के लिए हमारे पास साधु संत महात्मा हैं, वो अपने धर्म की बात करेंगे। लेकिन आपको जनता चुनती है कि अब समाज में विकास की बात करोगे, समाज को आगे ले जाने की बात करोगे, समाज में बेरोजगारी खत्म करोगे, महंगाई खत्म करोगे, समाज को कैसे देश आगे बढ़े, अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, देश विकास के रास्ते पे कैसे जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, जीडीपी हमारी मजबूत कैसे हो, तो उसके बारे में आपको सोचा कि हमारा रुपया कैसे मजबूत हो, किसान कैसे खुशहाल हो, युवा कैसे खुशहाल हो। इसलिए नेता बनाए जाते हैं, इसलिए चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। चलिए यूसीसी का भी बता दीजिएगा अनुराग,
लेकिन आप वो काम ना करके अनुराग जी जरा आप धर्म यूसीसी की पर भी राजनीति बता करनी शुरू दीजिएगा, कर दी। संविधान कहता है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको साफ बोला है, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी बिल अगर बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। किसान बिल में भी आपने विपक्ष की राय नहीं मानी, वक्फ बोर्ड में भी आपने जेपीसी बनाई, विपक्ष की राय नहीं मानी, यूसीसी आप लाना चाहते आपकी राय तो पूछ रहे हैं कि आपकी राय क्या है यूसीसी को लेकर। यहां पे तैयार किए ना, विपक्ष तो बहुत खुले दिल से है। अरे मैं कहता हूं लाओ ना, ड्राफ्ट बना के लाइए, बैठिए यहां पे और उस पर चर्चा कीजिए। विपक्ष तो हमेशा देश के हित के बारे में सोचता है। अगर कोई देश के हित के बारे में नहीं सोचता तो भारतीय जनता पार्टी ये अपने हित के बारे में सोचती है कि हम कैसे वाहवाही लूट लें, हम कैसे धर्म के नाम पे राजनीति शहजाद, करके जल्दी यहाँ से पे आपका बांटो जवाब। राज अतुल करें। लोंढे पाटिल अरे एक बार आप फिर लाइए ना जुड़ ड्राफ्ट, चुके हैं। लाइए, शहजाद। चर्चा कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, देश के जो हित में ड्राफ्ट देखिए, लेके आइए क्योंकि- शहजाद। क्योंकि हाँ देखिए, क्योंकि हमारे वरिष्ठ साथी अतुल जी को भी बात रखनी है, मैं बहुत त्वरित में जवाब देना चाहता हूं। पहले तो यूसीसी स्टेट वाइज लाया जा रहा है, उत्तराखंड में लाया, समाजवादी और कांग्रेस ने विरोध किया, वहां पे तो पारित हो गया। दूसरी बात, यूसीसी को ओवरऑल अपोज करते हुए एसटी हसन, अनुराग तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पर अनुराग जी से थोड़े से वरिष्ठ उनके सांसद एसटी हसन ने कहा कि 4 शादी का अधिकार नहीं मिलेगा मुसलमानों को अगर हम लोग यूसीसी लेकर आते हैं तो ये उनका ऑफिशियल स्टैंड है। तीसरी बात, आंबेडकर जी की बात अनुराग जी के मुंह से सुनता हूं ना तो मैं इतना खिलखिला उठता हूं। इनके एक नेता थे आजम खान ने बोला था ये आंबेडकर की ऐसी वाली मूर्ति है ना, उंगली दिखाते हुए, ये लैंड ग्रैबर वाली मूर्ति है, वो वहां पर भी लैंड ग्रैब कर रहा है और आगे भी लैंड ग्रैबिंग का इशारा दे रहा है। ये आजम खान का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। इन्होंने 8 डिस्ट्रिक्ट थे जो हमारे दलित महानायकों के नाम पे रखे थे, रमाबाई नगर, बुद्ध नगर, महामाया नगर, अंबेडकर नगर। इनका नाम बदला था जब अखिलेश जी की सरकार थी। रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोकने का काम किसने किया था? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने। और इन्होंने कहा धर्म की राजनीति, मेरे प्रभु आपने कहा था कि मुस्लिम आतंकी को छोड़ेंगे, छोड़ना शुरू किया, हाई कोर्ट ने रोक लगाई और कहा कि आज इनको छोड़ रहे हो, कल क्या पद्मश्री दोगे, और वो आगे जाकर कन्विक्ट हुए वाराणसी ब्लास्ट में। ऐसा मुस्लिम आरक्षण तो एक बात है, मुस्लिम आतंकियों के लिए आरक्षण, ये आपने लाने का काम किया है भाई साहब। 5 सेकंड। चलिए अतुल लोंढे जल्दी से जवाब दीजिए, फिर भदौरिया भी बात करें। मेरा सीधा अतुल सवाल है कि अजहर मसूद को पूरी बात करूंगा। इस देश में 70 साल में अगर पहली बार किसी ने 80 जिसकी बात की तो वो भाजपा के नेता थे योगी। अनुराग जी जरा एक मिनट अतुल लोंढे को खत्म करने शमशान घाट और उनका कनेक्शन टूट गया। शमशान घाट और बोलिए कब्रिस्तान पे अगर किसी ने राजनीति की तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। इस देश में वो सब उनको सत्ता हासिल करने के लिए जो करना था, पीडीपी के साथ भी बैठ गए। और टीडीपी जिसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि 4% मुस्लिमों का आरक्षण दिया जाएगा, हालांकि वो जातियों को दिया जाता है, धर्म को नहीं दिया जाता है। इनको मौका मिल जाता है इस तरह से गलत राजनीति करने का, गलत प्रचार करने का, जिसका ये फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इनके साथ में आज भी बैठे हैं तो उसका भी इनको जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि मुझे हराने में डांगे और इनके जो काफी बहुत पूजनीय है सावरकर जी जो है, इन्होंने मुझे हराया, ये डांगे जी ने कहा था। ये खुद अंबेडकर जी ने कहा था। अंबेडकर जी को राज्यसभा में लाने का काम कांग्रेस ने किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लाने का काम कांग्रेस ने किया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने का काम कांग्रेस ने किया, कानून मंत्री बनाने का काम कांग्रेस ने किया। और हिंदू कोड बिल जो महिलाओं को अधिकार देता था, चाहे सवर्ण महिला हो चाहे कोई भी महिला हो, उनको अधिकार देता था, उसको विरोध करने वाली एक विंग जो आरएसएस की थी, जो विचारों की थी, संसद में बैठी थी, उन्होंने इतना विरोध किया कि उस वक्त उनको इस्तीफा देना पड़ा। और फिर 1955 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पूरा हिंदू कोड बिल जो है वो पास करवा लिया था, जो सपना था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। अब ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री वहां जाकर बड़ी बड़ी मीटिंगें हाँक रहे थे कि पंचर वाला बना के रख दिया। जब 2% ओबीसी जो है मुस्लिमों में, उन ओबीसीओं को आरक्षण देने की बात कही कि पंचर से निकल के वो कहीं साइकिल का शोरूम डाले, तो उसके खिलाफ जो है जातिगत टिप्पणी, धर्म को लेकर धर्मांधता की टिप्पणी जो है वो इस देश के प्रधानमंत्री बैठकर करते हैं। सेंट्रल हॉल में जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रतिमा है उसको फूल डालने का काम जो है वो करते नहीं है। अब इन्होंने यूसीसी की बात की, यूसीसी की बात तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाली गई है। तो मैं दो बातें स्पष्ट तरीके से कह दूं जो कानूनी बातें हैं। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में जब चर्चा हो रही थी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि उन चीजों को जो सार्वत्रिक रूप से लागू होती है उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाला जाए और फिर उसे चर्चा करके कंसेंसस से कानून बनाकर फिर लाया जाए। जैसा हमने आर्टिकल 40 जो है वो पंचायत राज पर है, इक्वल पे इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे जो है वो आर्टिकल 41 है वो लाया है। तो 44 में इनको कंसेंसस करना नहीं है। ये नागालैंड में जाकर क्या कहते हैं आदिवासियों को, नहीं यूसीसी आपको लागू नहीं होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, नहीं उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो इनकी मंशा सिर्फ एक ही है कि हिंदू मुसलमान कर
ये बात न करना पड़े कि देश का आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2.9% गिरा है, 30% से ज्यादा जो है वो बेरोजगारी है 19 से लेकर आपकी मंशा पर सवाल है शहजाद, 24 साल के यानी अतुल लोंढे पाटिल आपका यूसीसी को विरोध नहीं है, देखिए सही है ना? मैंने- यूसीसी को विरोध नहीं है, बीजेपी की मंशा पर आपका सवाल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो चर्चा होकर मैं जवाब दे consensus देता से हूं, लागू अतुल करने जी की की अगर अनुमति बात हो है, तो। लागू करने की बात है। ऐसी बात नहीं है कि इधर गो माता को माता अतुल कहने जी का की- और चलिए, फिर जल्दी से गो शहजाद, वाले आपका जवाब, वाटर उसके हाउस बाद से आशुतोष इलेक्ट्रल के पास भी बॉन्ड्स मुझे जाना। ऐसी बात नहीं है। देखो साहिल डायरेक्टिव प्रिंसिपल यदि और फंडामेंटल यदि ये अतुल जी बेसिक का अंतर हो है, गया हो मूल तो मैं अंतर है। बोलूं? वो अंतर ये है, मैं बीच में बोला नहीं था अतुल जी, शहजाद, आपको और समय मैं बीच में चाहिए। बोला नहीं था, तुमने जितने झूठ बोल दिए कंसेंसस नेहरू जी की को बात लेकर कर रहे बोल हैं। दिए।